नमस्कार। आज हम ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं। जब सूर्य, जो हमारी आत्मा का कारक है, पुनर्वसु नक्षत्र में बैठता है, यकीन मानिए, ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जो किसी की भी जिंदगी की कहानी को पूरी तरह से बदल सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। क्या आपकी जन्म कुंडली में सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा है? अगर जवाब हाँ है, तो ये एनालिसिस खास तौर पर आपके लिए ही है और शायद आपके जीवन के कई राज खोल दे। क्योंकि अगर आपका जवाब हाँ है, तो एक बात तो पक्की है, आपकी आत्मा में, मतलब आपके कोर में ही एक जबरदस्त कमबैक पावर है। ये वो ताकत है जो आपको हर बार, हर गिरावट के बाद पहले से भी ज्यादा मजबूती से उठने की हिम्मत देती है। देखिए, पुनर्वसु शब्द का मतलब ही सब कुछ बता देता है। पुनः वास करना यानी फिर से बसना। आसान भाषा में कहें तो गिरने के बाद फिर से उठ जाना, टूटने के बाद खुद को दोबारा जोड़ लेना। ये रिन्यूअल की, एक नई शुरुआत की सबसे पावरफुल एनर्जी है। अच्छा, थोड़ा टेक्निकल होते हैं। ये नक्षत्र 20 डिग्री मिथुन से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट कर्क तक फैला होता है। इसके जो रूलिंग प्लैनेट है वो है बृहस्पति, जो ज्ञान देते हैं, उम्मीद देते हैं। और इसकी देवी हैं अदिति, जिन्हें देव माता भी कहते हैं, पोषण और अनंत संभावनाओं की देवी। तो ये कॉम्बिनेशन इसे बहुत ही खास बना देता है। तो बृहस्पति और अदिति के असर से इस नक्षत्र की मेन थीम्स क्या बनती हैं? पहली है रिन्यूअल और रीबर्थ, दूसरी है होप और ऑप्टिमिज्म, मतलब कभी ना हारने वाली उम्मीद। फिर है हीलिंग, यानी किसी भी तूफान के बाद खुद को ठीक कर लेना, और एक तरह की स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, एक कवच की तरह। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, ये नक्षत्र जिंदगी का रीसेट बटन है। बस आपको अतीत को पीछे छोड़कर एक बिल्कुल नई शुरुआत करने का मौका देता है, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न रहे हों। तो सोचिए, जब आत्मा का कारक सूर्य इस नक्षत्र में आ जाता है तो क्या होता है? इंसान का व्यक्तित्व द फीनिक्स परसोना जैसा बन जाता है, मतलब उस पौराणिक पक्षी की तरह जो अपनी ही राख से बार बार जन्म लेता है और हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर होकर लौटता है। हाँ, लेकिन इस पर्सनालिटी के दो पहलू हैं। एक है इसका लाइट साइड, जिसमें पॉजिटिव सोच, ईश्वर पर गहरा विश्वास और सादा जीवन जीना शामिल है। और एक है इसका शैडो साइड, मतलब कभी कभी हद से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाना, एक ही गलती को बार बार दोहराना, या फिर अपने कंफर्ट जोन में ही फंसे रह जाना। चलिए अब और डीप में जाते हैं। पुनर्वसु के 4 चरण होते हैं, मतलब 4 हिस्से। पहला चरण है 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट मिथुन तक। इसका नवांश मेष है, यानी मंगल का राज, और मंगल का मतलब है एक्शन, एनर्जी और पहल। तो इस चरण के लोग कैसे होते हैं? एकदम एक्शन ओरिएंटेड, हर काम में पहल करने वाले और बहुत साहसी। करियर की बात करें तो लीडरशिप या अपना कोई काम शुरू करना, यानी एंटरप्रेन्योरशिप, इनके लिए बेस्ट है। पर हाँ, एक चैलेंज है, इम्पेशेंट बहुत होते हैं, धैर्य की कमी होती है। तो इस चरण का निचोड़ ये है कि यहाँ जो रीबर्थ वाली एनर्जी है ना, वो सोच तक नहीं रहती, वो सीधे एक्शन में बदल जाती है। ये वो लोग हैं जो गिरने के बाद सोचते नहीं, सीधे उठकर दोबारा काम पर लग जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। ये 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट मिथुन तक फैला है। इसका नवांश है वृषभ, जिस पर शुक्र का असर होता है। तो अब एक्शन वाली एनर्जी में क्या जुड़ गया? शुक्र का मटीरियलिज्म और स्टेबिलिटी। इस चरण के लोग शांत होते हैं, पैसे कौड़े की समझ बहुत अच्छी होती है और आराम से रहना पसंद करते हैं। फाइनेंस, लग्जरी गुड्स या डिजाइन, ऐसे करियर इनके लिए बने हैं। लेकिन चुनौती आलस और चीजों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर रीबर्थ का मतलब क्या हुआ? यहाँ रीबर्थ का मतलब है स्टेबिलिटी और कंफर्ट। इनके लिए कमबैक का मतलब होता है अपनी लाइफ में आराम और सिक्योरिटी को वापस पाना। इसके बाद आता है तीसरा चरण, जो मिथुन से शुरू होकर कर्क राशि में खत्म होता है। इसका नवांश मिथुन ही है, मतलब बुध का पूरा प्रभाव। तो अब एनर्जी में जुड़ गई है इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन की पावर। इस चरण के लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की होती हैं। दिमाग बहुत तेज, हमेशा कुछ नया जानने की इच्छा। इसीलिए लिखना, पढ़ाना या मीडिया इनके लिए परफेक्ट है। दिक्कत कहाँ आती है? ओवर थिंकिंग में, और कभी-कभी फोकस करने में परेशानी हो सकती है। तो यहाँ रीबर्थ कैसे होता है?
यहाँ रीबर्थ होता है ज्ञान और शब्दों से। ये लोग अपने बुरे अनुभवों से सीखते हैं और फिर उसी ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाते हैं अपनी कम्युनिकेशन के जरिए। और आखिर में आता है चौथा चरण। ये पूरी तरह कर्क राशि में होता है। नवांश भी कर्क है, मतलब चंद्रमा का पूरा प्रभाव। यहां पर पुनर्वसु की जो नर्चरिंग और इमोशनल साइड है ना, वो अपने पीक पर होती है। ये लोग बहुत केयरिंग होते हैं, परिवार इनके लिए सब कुछ होता है, और इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी गजब की होती है। काउंसलिंग, हीलिंग, केयर गिविंग, ये सब इनके लिए ही बने हैं। हाँ, चैलेंज ये है कि ये इमोशनल रूप से दूसरों पर डिपेंड कर सकते हैं और मूड स्विंग्स भी काफ़ी होते हैं। यहाँ रीबर्थ प्यार और पोषण का रूप ले लेता है। मतलब अपनी तकलीफों से उभरने के बाद ये लोग दूसरों के लिए हीलर बन जाते हैं, उनके जख्मों पर मरहम लगाते हैं। तो इतना सब जानने के बाद सवाल ये है कि इस पावरफुल एनर्जी का फायदा कैसे उठाएं, इसे बैलेंस कैसे करें। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल उपायों पर बात करते हैं जिनसे सूर्य और बृहस्पति की ऊर्जा में तालमेल बैठाया जा सके। देखिए, 3 सिंपल सी चीजें हैं। पहला, अपने सूर्य को बल दें। रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और ओम आदित्याय नमः मंत्र बोलें। दूसरा, बृहस्पति को बल दें। गुरु मंत्र ओम गुरुवे नमः का जाप करें और अपने टीचर्स की, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें। और तीसरा, दान, खाना दान करें, किसी जरूरतमंद की मदद करें। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सार ये है कि सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में होना जिंदगी में एक वरदान है, एक ब्लेसिंग। और वो ब्लेसिंग है बार बार उठ खड़े होने की, टू राइज अगेन एंड अगेन एंड अगेन। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, सिर्फ गिर के उठना काफी नहीं है। असली ग्रोथ तब है जब हर बार उठें तो पहले से बेहतर बन के उठें। इस पावरफुल एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन का असली मकसद यही है।